आदरणीय अरुण जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष वेंकैया जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और राष्ट्रीय परिषद में शरीक हुए सभी सम्माननीय मेरे भाई और बहनों, सूरजकुंड हरियाणा इस हरी भूमि में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्य की जब शुरुआत मैंने की थी तब उतने में मेरी शादी हुई थी और मुझे शादी होने के 1 महीने के बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव था। प्रमोद जी ने मुझे कहा कि आपको हरियाणा में जाना है और उस समय 1 महीना रतनलाल कटारिया जिस विधानसभा क्षेत्र से खड़े थे रादौर, वहां बबेन करके एक छोटे से गांव में 1 महीना रहने का अवसर मुझे मिला। मैं कभी कभी 4 दिन के बाद वहां से नजदीक शाहबाद जाता था। एक बहुत गरीब कार्यकर्ता के घर पर एक छोटे से पलंग पर मैं मैदान में रात को सोता था और 1 महीना पार्टी का कार्य हरियाणा में करने का मुझे मौका मिला। चुनाव मेरे लिए नया था, हरियाणा की राजनीति भी मेरे लिए नई थी, पर मेरे जीवन की वो राजनीतिक शुरुआत थी। चुनाव में ही मुझे कुरुक्षेत्र जाने का मौका मिला और वहाँ जो सूर्य मंदिर है और जहाँ महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध हुआ, उस भूमि का दर्शन करने का भी अवसर मुझे मिला। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का जो विचार रखा, पूरे दुनिया के सामने हम जिसको मनन करते हैं, वो विचार जिस भूमि पर रखा है वो भूमि हरियाणा की है। और आज फिर से एक बार हम सबको महाभारत याद दिला रहा है, क्योंकि कौरवों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सच्चाई को बात को लेकर पांडवों ने जो संघर्ष किया था सभी बंधुओं ने, और उसमें अंतिमता जो सत्य का विजय हुआ है, वो इतिहास फिर से एक बार देश में दोहराना जा रहा है। और इसलिए कुरुक्षेत्र का महत्व और हरियाणा का महत्व हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से हम उसको याद रखेंगे। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि सूरजकुंड का संदेश यही है कि अब आने वाले महाभारत में सत्य की जीत होगी, भ्रष्टाचार की हार होगी, भारत माता की विजय होगी, देश भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त होगा और सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान का सपना हमारा निश्चित रूप से पूरा होगा। इस महाभारत में हमारा विजय निश्चित होगा, यही दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए हमारा विजय निश्चित है। यही बात आपके सामने दोहराते हुए मैं फिर से एक बार हरियाणा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज देश की वर्तमान राजनीति बहुत अनिश्चित माहौल में है। राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक तीनों मोर्चों पर बिखराव है, स्थिति निराशाजनक है और वातावरण में हताशा है। सत्ता में बैठा हुआ जो नेतृत्व है वो असमंजस में है। अब लोग कहने लगे कि पॉलिसी पैरालिसिस, देश की सरकार के प्रति देखकर लोगों को लगता है कि पॉलिसी करके कोई चीज ही नहीं है और इसलिए पॉलिसी पैरालिसिस करके उसका उल्लेख किया जाता है। जो यूपीए के घटक दल है, जो उनके मित्र है, उनकी अवस्था तो ऐसी है कि न सह सकते हैं न कह सकते हैं। ऐसी मजबूर अवस्था में यूपीए के मित्रों दलों की स्थिति बनी हुई है। वो सब भी ये मानते हैं कि इस सरकार ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है, पर खुलकर स्वीकार करने के लिए कतर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस में समर्थन वापसी लेकर यह सिद्ध हुआ है कि जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 23 पार्टी को साथ में लेकर एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यशस्वी सरकार चलाकर दिखाई, पर आज यूपीए के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अपने यूपीए के घटक दलों को साथ में लेकर यूपीए सरकार नहीं चला सकती,
यही तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन वापस लेने के बाद इस बात को सिद्ध करता है। यूपीए की हालत ऐसी है कि जब जहाज डूबता है तो उसमें जो प्रवासी रहते हैं वो एक के पीछे एक जहाज से बाहर आते हैं। वही स्थिति लगभग है। लगातार एक के पीछे एक यूपीए के साथी यूपीए के बाहर आ रहे हैं। और केवल यूपीए भ्रष्टाचार से घिरा हुआ नहीं है, तो यूपीए के जो सहयोगी दल है वो भी भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं। जहां तक यूपीए ने ये कोशिश की कि कहीं अगर भ्रष्टाचार हुआ तो अपने अलायंस पार्टनर पर जिम्मेदारी डाल दी और कहा यह भ्रष्ट है, पर कोलगेट ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि भ्रष्टाचार के लिए अगर देश में कोई जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जिम्मेदार है और यूपीए नेता सोनिया गांधी कांग्रेस की नेता जिम्मेदार है, जिनकी छत्र छाया में भ्रष्टाचार चला है। अब इस बात को कांग्रेस पार्टी नकार नहीं सकती। ये भ्रष्टाचार चलते हुए भी ये सरकार क्यों चल रही है, ये असमंजस में इस देश की जनता है। बहनों और भाइयों, इस सरकार की सबसे बड़ी अगर ताकत कोई है तो इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत सीबीआई है। ये सीबीआई नहीं है, ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैंने तो कल कहा था कि सोनिया जी के लिए और अहमद पटेल जी के लिए ये सुविधा का हो जाएगा कि कांग्रेस के मुख्यालय में भी 2 कमरे खाली करके सीबीआई के डायरेक्टर को वहीं अगर ऑफिस रखने के लिए बोल देंगे तो और उनको सहयोग हो जाएगा। इस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो अलायंस पार्टनर है उनके साथ ऐसी मित्रता का निष्ठा निभाया जा रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेलिंग, अगर बार बार कोई मौका आता है तो सीबीआई की फाइल दिखाई जाती है और हमारे उनके साथ जुड़े हुए जो सहयोगी दल है उनको डराया जाता है। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो भी दल ऐसे है कि एक तरफ लखनऊ में कुश्ती होती है और दिल्ली में नूरा कुश्ती होती है। एक तरफ यहां आकर यूपीए सरकार के, कांग्रेस सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं, लखनऊ में उनके खिलाफ लड़ते हैं और सरकार बचाने के लिए भी आगे आते हैं। कल मैंने एक सभा में कहा था कि अच्छा गीत था कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग और जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। और ये इसी प्रकार का यूपीए के अलायंस पार्टनर का व्यवहार चल रहा है और जनता उसको ठीक प्रकार से देख रही है। बहनों और भाइयों, मैं यूपीए को विशेष रूप से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आज हम चर्चा के लिए बार बार लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए और हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है वो मजबूत होना चाहिए, उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर समय आगे आती है। पर आप देखिए कि 2G स्पेक्ट्रम का जो घोटाला हुआ तब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जिस प्रकार से कांग्रेस के सांसदों ने जो दुर्व्यवहार किया है उससे हमारे संसदीय लोकतंत्र की गर्दन शर्म के कारण झुक गई है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में जब इस प्रकार की बातें भ्रष्टाचार की बाहर आने लगी तो कांग्रेस के सांसदों ने संसदीय समिति का कामकाज नहीं होने दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इसी प्रकार से व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा। परसों हमारे फाइनेंस कमेटी में जिस प्रकार से यशवंत सिन्हा जी थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रविशंकर प्रसाद थे, वहां के अध्यक्ष जी ने रविशंकर प्रसाद जी को धमकाया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उनको कहा, जेपीसी में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उनको कहा कि आप याद रखिए एक भी सवाल आप पूछ नहीं सकते। इस प्रकार की धमकी जेपीसी में वहां के अध्यक्ष जी ने हमारे रविशंकर प्रसाद जी को दी। यशवंत सिन्हा जी जैसे सीनियर व्यक्ति को जब वो कहने लगे कि जिन नेताओं के नाम भ्रष्टाचार के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को बुलाना चाहिए, तो जेपीसी में कहा आप बिल्कुल बात मत करो, कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं आएगी, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं देता। ये क्या चल रहा है? संसदीय लोकतंत्र का इतिहास बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा मौन रहना ही सबके लिए हितकारी है, वो साइलेंट मोड पर है। मैं समझना चाहता हूं
कि ये साइलेंट वोट पर मनमोहन जी की क्या मजबूरी है, वो मौन क्यों बने हैं, क्या कारण है। कल अडवाणी जी ने जिस बात का उल्लेख किया था कि मुंबई मिरर में जिस बात का उल्लेख करके प्रधानमंत्री के नाम पर जो न्यूज छपी है कि ये कोल ब्लॉक का आवंटन किसके इशारे पर किया गया, किसने इसके लिए आदेश दिए थे, किसकी सलाह से दिए थे, जिसका उल्लेख हुआ है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने और सोनिया जी ने इसका जरूर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बहनों और भाइयों, यूपीए ने भ्रष्टाचार में तो कमाल कर दिया है। 1947 के बाद देश का अगर भ्रष्टाचार का इतिहास लिखा जाएगा तो एक बात निश्चित तय है कि देश के 65 साल के इतिहास में भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो यूपीए सरकार ने किया है। ऐसा भ्रष्टाचार का ये इतिहास है। कभी कभी मुझे लगता है कि आकाश में 2G स्पेक्ट्रम में आकाश में घोटाला किया, पाताल में जाकर कोल ब्लॉक जो है जमीन के अंदर वहां घोटाला किया, और कॉमनवेल्थ गेम जो जमीन पर स्टेडियम बनाए उस पर भी घोटाला किया। चाहे आसमान हो, चाहे जमीन हो, चाहे जमीन के अंदर हो, सब जगह पर भ्रष्टाचार करके इस देश को चौपट करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने और यूपीए की सरकार ने किया है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये भ्रष्टाचार, और ऊपर से तो क्या कहे, मैं शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। एक मंत्री बड़े स्वाभिमान से कहते हैं कि कोयले में हाथ काले हो गए तो क्या हुआ, हाथ धो दिए हमने, फिर साफ हो गए, फिर काले करो, फिर साफ करो, फिर काले करो, फिर साफ करो। क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं, बोफोर्स भूल गए। इस देश में हम भ्रष्टाचार करते रहेंगे, हाथ धोते रहेंगे, जनता सहते रहेगी। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के बारे में देश की जनता को क्या बताना चाहती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार जो हुआ, इसमें आप याद रखिए, ये पैसा किसका है, ये पैसे का उपयोग इस देश के गरीबों के कल्याण के लिए होता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये 3 प्रकरण केवल जो सीएजी ने निकाले हैं, ये भ्रष्टाचार के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं दिए। ये अडवाणी जी, सुषमा जी, अरुण जी ने आरोप नहीं लगाए हैं। तो संविधान में जो हमारी सीएजी की संस्था है, उसने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि 4,38,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। का जिक्र किया था कि हमारे कुछ भारतीयों ने बेईमानी के मार्ग से विदेशी बैंकों में जो काला धन रखा है, जो काला धन 21 लाख करोड़ का है, दोनों का हिसाब करेंगे तो 24,38,000 करोड़ रुपया। बहनों और भाइयों, ये तो मैं एक आधे अच्छे इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी को कहूंगा कि ये पीएचडी के लिए रिसर्च का सब्जेक्ट लीजिए। इतने पैसे में देश का कितना विकास हो सकता है। 6.5 लाख गांव देश में है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय मुझे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मिला। ये नेशनल हाईवे का 4 लेन में रूपांतरित करने की योजना की भी शुरुआत में उसका प्रारूप तैयार करने का मौका मुझे मिला। बहनों और भाइयों, अगर इस पैसे का सदुपयोग होता तो इस देश के पूरे राष्ट्रीय महामार्ग 4 लेन में कन्वर्ट हो जाते, अनेक राज्य के महामार्ग 4 लेन में कन्वर्ट हो जाते, और 6.5 लाख गांवों को केवल मजबूत रास्ते नहीं तो सीमेंट कंक्रीट के मजबूत रास्ते हर गांव को बनते हैं।